नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर एशिया कप पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीता। अगले वर्ष होने वाले विश्व कप के लिए सीधे किया क्वालिफाई। सर्वोच्च न्यायालय बिहार में एसआईआर पर निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगा। भाजपा संसदीय दल ने प्रस्ताव पारित कर विनिर्माताओं और व्यापारियों से जीएसटी दर में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का आह्वान किया। और प्रदेश में राष्ट्रीय उच्च पथ के लिए अधिग्रहित भूमि के मुआवजे का भुगतान अब बाजार मूल्य के आधार पर होगा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने एशिया कप पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। कल राजगीर में खेले गए प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में मेजबान भारत ने गत चैंपियन और 5 बार की टूर्नामेंट विजेता दक्षिण कोरिया को 4-1 से हरा दिया। एक रिपोर्ट। In the heartland of Bihar, India have been crowned champions of Asia. The Hero Asia Cup 2025 is theirs. Harmanpreet Singh and his men say, Belgium, Netherlands, here we come for the FIH World Cup. फाइनल मुकाबले में भारत शुरुआत से ही दक्षिण कोरिया पर हावी रहा। मैच के 29वें सेकंड में सुखजीत सिंह ने पहला गोल किया। इसके बाद दिलप्रीत सिंह ने 2 गोल किए। भारत के लिए चौथा गोल अमित रोहिदास ने किया। दक्षिण कोरिया का एकमात्र गोल अंतिम क्वार्टर में हो पाया। दिलप्रीत सिंह को मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान की। भारत इस प्रतियोगिता के सभी मैचों में विजयी रहा। इस खिताब के साथ ही भारतीय पुरुष टीम ने 8 वर्ष बाद खिताब जीतते हुए नीदरलैंड्स और बेल्जियम में अगले वर्ष होने वाले विश्व कप के लिए भी सीधा प्रवेश कर लिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए नालंदा से निरंजन कुमार। इससे पहले भारत ने वर्ष 2003, 2007 और 2017 में इस खिताब पर कब्जा किया था। इस जीत के बाद हॉकी इंडिया ने प्रत्येक खिलाड़ियों को 3-3 लाख रुपए और सपोर्ट स्टाफ को 1.5 लाख रुपए इनाम के रूप में देने की घोषणा की है। मैच के बाद भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने कहा कि यह खिताबी जीत मैच दर मैच प्रदर्शन में सुधार का परिणाम है। हमारा टारगेट था कि यहाँ पे जीत के गोल्ड मेडल जीत कर हम डायरेक्ट क्वालिफाई करें, तो वो जो एक सपना था, ड्रीम था, जो एम था वो पूरा हुआ। बट मेन फोकस हमारा वर्ल्ड कप ही। बहुत अच्छा। मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ बिहार सरकार का, जिन्होंने इतना इनिशिएटिव लिया है। और यहाँ का क्राउड अमेजिंग है, जो इन्होंने सपोर्ट दिखाई है डे 1 से, बहुत कमाल रही है और काफी हेल्प हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया कप हॉकी में शानदार खिताबी जीत पर भारतीय टीम को बधाई दी है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह जीत इसलिए भी विशेष है क्योंकि भारत ने पिछले चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह भारतीय हॉकी और खेल जगत के लिए गौरव का क्षण है। उन्होंने खिलाड़ियों के नई उपलब्धियां हासिल करने और देश को गौरवान्वित करने की कामना की है। प्रधानमंत्री ने इस टूर्नामेंट के सफल आयोजन के लिए बिहार सरकार और प्रदेशवासियों को भी बधाई दी है। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एशिया कप में शानदार जीत हासिल करने के लिए टीम इंडिया को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही हॉकी इंडिया, खेल विभाग और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को भी इस सफल आयोजन के लिए बधाई दी है। श्री कुमार ने कहा कि भारतीय टीम ने यह खिताब जीतकर पूरे देश को गौरवान्वित किया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि यह आयोजन और जीत दोनों ही गौरव का क्षण है। जब बिहार में 3 बड़ी प्रतियोगिता हुई, एशिया कप हो, सफेक्टेक्रा हो और आज एशिया कप है, तीनों जो प्रतियोगिता हुए, तीनों में भारत विजय हुआ बिहार की पावन धरती पर। मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। ये गौरव क्षण बिहार की धरती पर राजगीर और पटना में करने का मौका मिला। इधर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि भारतीय हॉकी टीम की जीत विश्व कप में भारत के जीत का मार्ग खोलेगी। भारत का ये जीत बिहार की धरती से हुआ है और बिहार इतिहास रचने में अग्रणी रहा है और भारत का इतिहास बिहार के बिना अधूरा रहता है। इस धरती पर जो जीत है, ये जीत वर्ल्ड कप की ओर ले जाता है
और हर भारतीय गौरवान्वित होगा। हमारी शुभकामना है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस तरह से खेलो इंडिया का वातावरण बिहार के धरती पर बनाए हैं और यह शुभ रहा है। सर्वोच्च न्यायालय बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और जॉय माल्या बागची की पीठ राष्ट्रीय जनता दल, ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन और अन्य याचिकाकर्ताओं की दलीलों पर विचार करेगी। इस मामले में आज की सुनवाई में गैर सरकारी संगठन और राजनीतिक दलों की याचिकाएं शामिल हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष पुनरीक्षण के दौरान मसौदा मतदाता सूची में शामिल 7 करोड़ 24 लाख मतदाताओं में से 99.99% मतदाताओं ने पुनरीक्षण के दौरान अपनी पात्रता से संबंधित दस्तावेज सौंप दिए हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए कल चुनाव होगा। चुनाव को लेकर सभी दलों की ओर से बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज जदयू सांसदों की नई दिल्ली में बैठक होगी। नालंदा से सांसद कौशलेंद्र कुमार के आवास पर आयोजित होने वाली इस बैठक में एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन भी शामिल होंगे। भाकपा प्रदेश इकाई का 25वां सम्मेलन आज से पटना में शुरू होगा। 12 सितंबर तक चलने वाले इस सम्मेलन में राज्य भर से प्रतिनिधि शामिल होंगे। पार्टी के राज्य सचिव राम नरेश पांडे ने बताया कि सम्मेलन में राष्ट्रीय महासचिव डी राजा, राष्ट्रीय सचिव पल्लव सेन गुप्ता सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन पूरी एकजुटता के साथ लड़ेगा। किशनगंज में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा गठबंधन के साथ 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। 45 सीट पे लड़ेगी एनडीए। उसमें भाजपा, जदयू, चिराग पासवान की पार्टी, मांझी जी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी लड़ेगी। इसलिए हम लोग कहीं पे इंडिविजुअल सम्मेलन नहीं कर रहे हैं। हर जगह इंडिविजुअल सम्मेलन जो हो रहा है वो एनडीए का हो रहा है। हर सीट पर एनडीए। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की सभी बसों में अब ई टिकटिंग की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में निगम की सभी 1065 बसों में ई टिकटिंग सुविधा का शुभारंभ करेंगे। श्री कुमार 80 पिंक बसों का भी लोकार्पण करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पटना पर जा सकते हैं। भाजपा संसदीय दल ने नई दिल्ली में शुरू हुई 2 दिवसीय कार्यशाला के दौरान अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों का प्रस्ताव सर्वसम्मति से मंजूर कर लिया है। इसमें उत्पादकों और व्यापारियों से जीएसटी दर में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का आह्वान किया गया है। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि कीमत कम होने से मांग बढ़ेगी और कारोबार तथा अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। एक रिपोर्ट। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के प्रस्ताव में भाजपा सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस साहसिक और जनहितैषी कदम के लिए बधाई दी है। इसमें कहा गया है कि ये सुधार नागरिकों के जीवन में आसानी लाने, व्यापारियों को सशक्त करने और देश को आत्मनिर्भर बनाने के नरेंद्र मोदी सरकार के लक्ष्य का प्रतीक है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हाल में किए गए इन सुधारों में देश के लिए निर्धारित सभी प्रमुख लक्ष्य प्राप्त करने की क्षमता है। प्रस्ताव में कहा गया है कि सुधारों के अगले चरण से जीएसटी कर प्रणाली सरल हुई है और इसमें नागरिकों के हित को केंद्र में रखा गया है। खाद्य वस्तुएं और औषधि तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर जीएसटी दरें कम होने से इनकी कीमतों में कमी आएगी। छोटे व्यवसायियों, निर्यातकों और स्टार्टअप उद्यमों के लिए भी प्रक्रियाएं सरल की गई हैं। समाचार कक्ष से निखिल कुमार। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली तक अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों की घोषणा की थी। इन सुधारों ने कई क्षेत्रों में कर दरें कम करके नागरिकों का जीवन आसान बनाने का प्रयास किया है। आज हम नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में किए गए सुधारों पर नजर डालेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि आम आदमी पर केंद्रित जीएसटी सुधार इस महीने की 22 तारीख से लागू होंगे।
ऊर्जा क्षेत्र में बड़े बदलाव के अंतर्गत सौर कुकर, सौर पैनल, पवन चक्की, बायोगैस प्लांट और कचरे से ऊर्जा बनाने वाले सिस्टम पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। कोयला और लिग्नाइट पर जीएसटी 5% से बढ़कर 18% कर दिया गया है, ताकि उद्योग हरित ऊर्जा का इस्तेमाल करें। हालांकि इलेक्ट्रिक वाहन अभी भी 5% जीएसटी के अंतर्गत ही रहेंगे, ताकि साफ और हरित परिवहन को बढ़ावा मिले। भारत जल्द ही स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में और मजबूत होगा। उद्योगपतियों ने इन जीएसटी सुधारों को संतुलित और सही कदम बताया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने जीएसटी परिषद के सुधारों को हरित भारत के लिए जीएसटी सुधार कहा है। सौर, पवन और कचरे से ऊर्जा बनाने वाली परियोजनाओं को अपनाना भारत की 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य पूरा करने और पेरिस समझौते के तहत जिम्मेदारियां निभाने के लिए जरूरी है। ईशानी यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रदेश में राष्ट्रीय उच्च पथ निर्माण के लिए अधिग्रहित भूमि के मुआवजे का भुगतान अब बाजार मूल्य के आधार पर होगा। राजस्व और भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने इस संबंध में सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को पत्र भेजा है। पत्र के अनुसार भूमि का वर्गीकरण खतियान में दर्ज किस्म के आधार पर किए जाने से विवाद उत्पन्न होते रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुआवजे की दर तय करने में खतियान पर निर्भरता उचित नहीं है। प्रदेशवासियों को जल्द ही मेट्रो रेल की सौगात मिलने वाली है। कल पहली बार पटना मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल किया गया। ट्रायल के तहत मेट्रो डिपो से बाहर भूतनाथ मेट्रो स्टेशन तक एलिवेटेड कॉरिडोर पर 3.5 से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलाई गई। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। इस मौके पर राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने सभी वर्गों से संपूर्ण साक्षरता का लक्ष्य हासिल करने में सक्रिय योगदान की अपील की है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने हॉकी एशिया कप में भारत की खिताबी जीत से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, शाबाश, हॉकी में भारत चौथी बार बना एशिया का सरताज। दैनिक भास्कर ने इसी खबर का शीर्षक दिया है, राजगीर में जीती भारत की हॉकी। प्रभात खबर की सुर्खी है, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू, सीएम बोले आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास। दैनिक जागरण की विशेष खबर है, त्योहारी सीजन में शहरों में हो सकती है 2 लाख करोड़ से अधिक की ऑनलाइन खरीदारी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर एशिया कप पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीता। अगले वर्ष होने वाले विश्व कप के लिए सीधे किया क्वालिफाई। सर्वोच्च न्यायालय बिहार में एसआईआर पर निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगा। भाजपा संसदीय दल ने प्रस्ताव पारित कर विनिर्माताओं और व्यापारियों से जीएसटी दर में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का आह्वान किया। और प्रदेश में राष्ट्रीय उच्च पथ के लिए अधिग्रहित भूमि के मुआवजे का भुगतान अब बाजार मूल्य के आधार पर होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।